Hello my dear students, very welcome on your YouTube channel YT School Hub, and today I am going to discuss about a relation function on new topic function, and today I am starting a new topic is a function। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो फंक्शन के ऊपर होने वाला है। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो फंक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने रिलेशन के बारे में डिस्कस किया कि रिलेशन होते क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम जो फंक्शन पढ़ेंगे रिलेशन के बाद कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो फंक्शन को समझने से पहले हमको समझना होगा डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन और रेंज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर भी डोमेन और रेंज इसमें थोड़ा पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अंदर को डोमेन की भी बात होगी। तो लेट्स सी, सपोज दैट मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये फंक्शन करेगा अंदर। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैंने कोई डोमेन दिया, मतलब इसको मैंने कोई इनपुट दिया। इन नॉर्मल लैंग्वेज मैंने इसको कोई इनपुट दिया तो ये मेरे को कोई ना कोई तो आउटपुट देगा, ओके। ये मेरे को कुछ ना कुछ तो आउटपुट देने वाला है ना। और जो हम इनपुट देते हैं उसको तो बोलते हैं हम डोमेन इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज, और जो आउटपुट देता है वो बोलते हैं रेंज, ठीक है। ये तो बात सबको समझ में आ गई। सपोज दैट मैंने x बिलोंग्स टू ए, ये मैंने इसको डोमेन दिया, और जो मेरे को वहां पर आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बिलोंग्स टू b, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स जो मिल रहा है वो सेकंड सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये मेरे को क्या मिल रहा है, ये आउटपुट मिल रहा है। लेकिन जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है, इस फंक्शन जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है जो इनपुट दे रहा है और आउटपुट हमको दे रहा है। जैसे कि अगर हम कैलकुलेटर के अंदर प्रेस करते हैं 3 + 5 तो हमको वो आउटपुट क्या देगा, 8। उसने अंदर कुछ प्रोसेस किया और उसके बाद हमको आउटपुट मिला। पहले हमने इनपुट दिया, फिर उसके बाद हमको कोई आउटपुट मिला। ऐसे ही जो हमारे पास होते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज तो आप समझ गए कि जो मैंने इनपुट दिया वो डोमेन और जो मेरे पास आया वो रेंज। लेकिन मेरे पास क्या आ सकता था, रेंज में भी मेरे पास मैक्सिमम क्या आ सकता था, वो कोडोमेन कहलाता है। जैसे मैंने कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने किसी पर्सन को बोला है कि तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये वर्क करना है, तेरे को 25 kg वजन वेट उठाना है। तो मैंने उसको डोमेन दे दिया कि तेरे को 25 kg वजन उठाना है, लेकिन वो कितना उठा पाएगा ये डिपेंड करता है उसकी रेंज पर। वो मेरे को कितना आउटपुट दे पाएगा ये डिपेंड करता है उसकी पावर पर। मैंने तो उसको दे दिया कि तू 25 kg तेरे को उठाना है, लेकिन वो उठा कितना पाया, 15 kg ओनली। तो 15 kg क्या हो गई, रेंज हो गई। लेकिन जो मेरा आउटपुट होना चाहिए था, जो मेरे को मैंने मन बनाया था कि मेरे पास जो आउटपुट होना चाहिए वो 25 kg होना चाहिए, ठीक है। 25 kg होना चाहिए कि मेरे को ऐसा पर जो मेरे को 25 kg दे, मेरे को जो आउटपुट दे वो 25 kg दे। तो यहाँ पर तो रेंज कितना हो गया, 15 kg, ठीक है। डोमेन 25 kg, ऐसा नहीं है सेम होगा डोमेन और कोडोमेन, ये इसकी रेंज हो गई, अपनी रेंज के अकॉर्डिंग इसने उठाया, ठीक है। जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ रेंज, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ रेंज। रेंज की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती थी अगर ये अपनी रेंज बढ़ाता, अगर ये अपनी रेंज मेहनत करे और बढ़ाए। तो इन दिस अकॉर्डिंग दिस कंडीशन इन दिस केस तो क्या हो सकती है, 25 kg हमारी क्या हो सकती है, रेंज हो सकती है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, हमको क्या चाहिए कि ये जो हमने जिस पर्सन को एक काम करने के लिए दिया है वो 25 kg वेट उठा ले, तो हमारा जो मैक्सिमम रेंज होगा वो कितना होगा, 25 kg। तो कोडोमेन को ही बोलते हैं कि रेंज की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो होती हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो होती हैं वो कहलाती है कोडोमेन। जैसे हम सेट्स में पढ़ रहे थे, सेट्स के रिलेशन और फंक्शन में पढ़ रहे थे कि कोई दी हुई पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिलेट करेगा, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार कुछ ही एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते थे। बी सेट के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट रहते थे, रेंज तो हमको बी के सभी एलिमेंट के साथ भी मिल सकती थी। अगर हम रिलेट करें सभी एलिमेंट को, कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो सभी के साथ रिलेट हो जाएंगे एलिमेंट्स, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी है तो इसलिए वो जो हमको मिल रहा है पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार जो आउटपुट मिल रहा है वो है रेंज। और अगर सभी के साथ रिलेट करें सेट बी में, सेट में सभी के साथ रिलेट करें तो सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो उसके क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। क्या होंगे, जो सेट बी के अंदर आ रहे होंगे वो होंगे कोडोमेन। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ रेंज। आगे आपको समझ में कोडोमेन किसको बोलते हैं, रेंज की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी होगी उसको कोडोमेन बोलते हैं। फंक्शन की ओर चलते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन में है फंक्शन आर द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। जब हम रिलेशन को क्वालिफाई करते हैं, रिलेशन को पढ़ने के बाद हम एक स्पेशल कंडीशन में पहुंचते हैं, तो फंक्शन एक रिलेशन का ही स्पेशल केस है। फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन आर द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट। ये ध्यान रखना, नॉन एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी सेट हो जाएगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे, तो आप फंक्शन किसके लिए डिफाइन करेंगे, फंक्शन में आप रिलेट कैसे करेंगे, फंक्शन किस चीज के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट ए एंड नॉन एम्प्टी सेट बी इन सच ए वे,
ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये ध्यान रखना, शुड बी कनेक्टेड टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यूनिक एलिमेंट्स, एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। इसको क्या समझते हैं, मैपिंग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास दो सेट है, लेट्स सी, मेरे पास कोई सेट है P, ठीक है, उस सेट के अंदर है अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, मेरे पास कोई सेट है Q। ठीक है, फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। x1, x2, x3, x4। ठीक है, x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है, ये फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है, फंक्शन को लिखा कैसे जाता है आपको बताता हूँ। फंक्शन इज डिफाइन फ्रॉम सेट P टू सेट Q। फंक्शन इज डिफाइन सेट P टू सेट Q, इसका मतलब है फंक्शन डिफाइन सेट P टू सेट Q। इसमें ऐसे डिफाइन किया जाता है, द फंक्शन इज डिफाइन सेट P टू सेट Q। इसका लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, F बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। अब हम इसको समझते हैं मैपिंग डायग्राम के थ्रू कि मैपिंग डायग्राम क्या कह रहा है, यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मैपिंग डायग्राम, ठीक है, हमको ये ले लेते हैं, ऐसे बॉक्स बनाते हैं, ऐसे दो बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ऐसे दो बॉक्स बनाते हैं। तो फंक्शन कैसे रिलेट कर रहा है, फंक्शन रिलेट कर रहा है इसके अंदर फंक्शन P टू सेट Q। जो फंक्शन है वो P से Q की ओर डिफाइन है। ठीक है, फंक्शन जो है वो P से Q की ओर डिफाइन है, और जो P सेट के अंदर है, ये वाला क्या सेट है, ये P है, और ये कौन सा सेट है, ये Q वाला बॉक्स है। तो P सेट के अंदर क्या आ रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। उसमें कितने आ रहे हैं, x1, x1, x2, x3, x4, x5। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जब भी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वरना तो डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आपको फंक्शन समझना होगा। अभी आपको फंक्शन ही समझ में नहीं आ रहा है कि एलिमेंट कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो फिर आप आगे कैसे चलेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट करना चाहिए। ये अल्फा जाके जुड़ गया इससे, x2 से, ठीक है, बीटा जाके जुड़ गया इससे, गामा जाके जुड़ गया इससे, और ये जाके जुड़ गया इससे। ठीक है, कोडोमेन हमारे पास क्या हो सकते थे, यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। मतलब एक बात आपको ध्यान रखनी है, ईच एंड एवरी एलिमेंट, सेट P क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर, वहां पे A और B लिए हैं, जो सेट A होगा यहाँ पर या सेट P होके सभी एलिमेंट्स की वहां पर कोई इमेज होनी चाहिए। मतलब सभी एलिमेंट्स वहां पर कहीं ना कहीं रिलेट होने चाहिए किसी यूनिक एलिमेंट के साथ। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए। उधर से डाइवर्जिंग रे निकल सकती है, ऐसे समझे कि इधर से V नहीं बनना चाहिए, इधर से V नहीं बनना चाहिए, ऐसे मतलब एक ही एलिमेंट्स की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। यहां से डाइवर्जिंग रे नहीं निकलेंगी। ठीक है, यहां से डाइवर्जिंग रे नहीं निकलनी चाहिए। तो क्या रिलेट कर रहा है, इस कंडीशन के अनुसार देखते हुए तो हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का वहां पे रिलेशन का डोमेन होता था, यहाँ पे फंक्शन का डोमेन होगा। डोमेन क्या होगा, हमने इनपुट क्या दिया, सॉरी, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज ऑफ फंक्शन इज x1, x2, x3 एंड x4, ये रेंज हो गई। ये तो रेंज है कि वो एलिमेंट किसके साथ जाकर कनेक्ट हो रहे हैं, वो एलिमेंट किसके साथ जाकर कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन xy की तो यहाँ पर कोई इमेज ही नहीं है, xy तो खाली बैठा है। तो कोडोमेन क्या होंगे, कोडोमेन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन रेंज की मैक्सिमम। यदि यहाँ पर कोई एक एलिमेंट होता तो शायद वो इसके साथ रिलेट कर जाता। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, x1, x2, x3, x4 एंड x5। दिस इज अ कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन का कोडोमेन होगा, जो सेट Q के अंदर सभी एलिमेंट्स हैं, जो उधर जो इमेज बनती है उसके सभी एलिमेंट्स की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज रेंज की क्या हो सकती थी, इसके साथ भी कोई ना कोई प्री इमेज, इधर वाले सभी एलिमेंट्स की उधर इमेज बनती है, और उधर वाले सभी एलिमेंट की जो इधर रिलेट करते हैं उनको बोलते हैं प्री इमेजेस। उनको क्या बोलते हैं, प्री इमेजेस। ठीक है, जो डोमेन में बनती है, इधर जो बनती है, जो कोडोमेन में बनती है वो होती है इमेज, और जो उनकी इधर बनती है उनको बोलते हैं प्री इमेजेस। यहाँ पे जो बन रही है डोमेन, कोडोमेन में, उनको बोलते हैं इमेज। सेट P के सभी एलिमेंट की इमेज बन रही है, जो उधर इधर रिलेट कर रहे हैं उनको बोलते हैं प्री इमेजेस। क्या बोलते हैं,
प्री इमेजेस। जैसे कि कोडोमेन को क्या बोला जाता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ रेंज। रेंज की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कहां से डिपेंड करती है, इसके ऊपर कि कितनी हो सकती है। अगर यहाँ पे x5 ना होता, चलो नहीं है, तो सभी के साथ बन रहा है। कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, सेट क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट सब रिलेट कर रहे हैं, लेकिन x5 तो रिलेट नहीं कर रहा है ना, ये एक खाली है, एक खाली फ्री बैठा है। तो क्या होगा, जो रेंज इज ए सबसेट ऑफ सेट Q और सेट B, या B भी हो सकता है, जो कोडोमेन वाला सेट होता है, जो इधर जो सेट होता है कोडोमेन। रिलेशन ये होगा रेंज, सॉरी रिलेशन नहीं होगा, ये होगा रेंज। R इज अ रेंज, यहाँ पर रेंज है, रेंज इज अ सबसेट और इक्वल्स टू B, सेट B, जो सेट B के अंदर जितने एलिमेंट्स है उस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, कितने एलिमेंट के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा यहां से रफ कर देता हूं। यदि मेरे पास ये कंडीशन बन जाती है, देखिए जरा, मेरे पास कोई सेट है, लेट्स टेक, मेरे पास कोई सेट है, सेट P मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी नाम मान लेते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, गामा और डेल्टा, ये मान लिया। ठीक है, सेट Q के अंदर मान लेते हैं y1, y2, y के नीचे छोटा सा x, yx, yp, सॉरी p नहीं मान सकते, y के नीचे छोटा सा m मान, मतलब एलिमेंट्स बना रहा हूं मैं। ठीक है, y3, ये मैंने बना लिए। अब मेरे को बताना है कि इनके बीच फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो कंडीशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, ऐसे ये मैपिंग डायग्राम बना लेता हूं मैं। मैपिंग डायग्राम के लिए आपको ये बनाना होता है, मैपिंग डायग्राम। ठीक है, जो इसके अंदर जो फंक्शन रिलेट कर रहा है वो कहां से कहां तक रिलेट कर रहा है, तो फंक्शन जो डिफाइन है वो P से Q की ओर डिफाइन है। तो फंक्शन इज डिफाइन P टू Q, जो फंक्शन डिफाइन कर रहा है वो P से Q की ओर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हो क्या आ रहे हैं, अल्फा, अल्फा 2, सॉरी ये अल्फा 1, बीटा, गामा और डेल्टा, बीटा, गामा और डेल्टा। सेट Q के अंदर क्या आ रहे हैं, y, y1, y2, yx, ym और y3, यहाँ पर 3 है। ठीक है, ये इनके साथ कैसे कैसे रिलेट करेगा। ठीक है, ये इसके साथ जाकर कनेक्ट हो जा रहा है, ये इसके साथ जाकर कनेक्ट हो रहा है, ये इसके साथ जाकर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये इसके साथ जाकर कनेक्ट हो रहा है। इसकी कोई भी इमेज, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, यहाँ पर ये y3 एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसकी मैं इमेज, ये क्या है, इसकी कोई भी उधर इमेज नहीं बन रही है, सेट B के अंदर या सेट Q के अंदर इसकी कोई भी, डेल की कोई भी इमेज नहीं है। डेल भी इज ए फ्री एलिमेंट, तो इसकी डेल की कोई भी, नो एनी इमेज ऑफ डेल्टा इन सेट Q, डेल्टा की कोई भी इमेज नहीं बन रही है सेट Q के अंदर, तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो एनी इमेज ऑफ एलिमेंट डेल्टा फ्रॉम सेट P इन सेट Q, नो एनी इमेज ऑफ एलिमेंट डेल्टा फ्रॉम सेट P इन सेट Q। जो सेट P से एलिमेंट डेल्टा आ रहा है उसकी कोई भी इमेज नहीं बन रही है सेट Q के अंदर, उसकी कोई भी इमेज नहीं बन रही है सेट Q के अंदर, तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इन दिस केस द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस केस में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं उसको रफ कर देता हूं। हम एक और कंडीशन देखते हैं, 1 मिनट प्लीज। मेरे पास कोई सेट है P ही मान लेता हूं, x1, x2, x3, x4। ठीक है, और सेट Q में y1, y2, y3, y4, y4। ठीक है, मेरे पास ये सेट लिखे हुए हैं, तो मैं इनको मैपिंग डायग्राम समझता हूं कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। मैपिंग डायग्राम, ठीक है, मैं इनको मैपिंग डायग्राम समझता हूं। मैपिंग डायग्राम बनाना है, फंक्शन मैंने P से Q की ओर डिफाइन करना है। द फंक्शन इज डिफाइन P टू Q, ऐसे लिखा जाता है, फंक्शन डिफाइन है P से Q की ओर। ठीक है, द फंक्शन इज डिफाइन P टू Q, फंक्शन P से Q की ओर डिफाइन है, जो एरो बता रहा है फंक्शन P से Q की ओर हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए क्या क्या दिए हुए हैं, x1, x2, x3 एंड x4, y1,
y2 y3 y4 y5, ठीक है, y5 ये यहाँ से इसके साथ जाकर रिलेट हो रहा है, ये इसके साथ जाकर रिलेट हो रहा है, ये इसके साथ जाकर रिलेट हो रहा है, ठीक है, ये इसके साथ जाकर रिलेट हो रहा है, ठीक है, और ये ही इसके साथ भी जाकर रिलेट हो रहा है, ये इसके साथ भी जाकर क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। तो यहाँ से क्या बन रहा है, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज x4 की दो इमेजेस बन रही हैं y3 और y5, जबकि उसने क्या कहा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, कनेक्ट होना चाहिए सेट बी या सेट क्यू जो वहां पर कोडोमेन वाला सेट है उसके यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर डाइवर्जिंग रे ऐसे बन रही है, जबकि डाइवर्जिंग रे नहीं बनेंगी, ठीक है, डाइवर्जिंग रे नहीं बननी चाहिए, x की दो इमेजेस बन रही हैं, ठीक है। इन दिस केस ये रफ करना पड़ेगा, नाउ in this case x4 have two images, x4 have two images in set B, x4 have two images in set B। इन दिस केस जो इसमें बन रहा है डाइवर्जिंग रे यहां से निकल रही है, ऐसे समझिए कि ये क्या है, एक फादर का कलेक्शन है, जो सेट क्यू है ये एक फादर्स का कलेक्शन है और इधर सन्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो एक बात बताइए, उधर फादर है, ठीक है, उधर से दो डाइवर्जिंग रे निकल सकती हैं, जैसे कि अगर मैं यहां से बात करता हूं, ठीक है, वो और किसी पर भी जाकर कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर y2 इसके साथ कनेक्ट है तो यहां से जो y2 है वो यहां पे भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, x3 के साथ कनेक्ट है, यहाँ पर उधर से डाइवर्जिंग रे निकल रही है, नो प्रॉब्लम, उधर से निकल सकती है। ऐसे समझिए एक फादर्स का कलेक्शन है, आपको फंक्शन समझना पड़ेगा, सेट बी में यूनिक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, ये फादर्स का कलेक्शन है, ये सन्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो क्या एक बच्चे के दो फादर हो सकते हैं? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, दो फादर्स अलग अलग का सेम फादर्स हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि ये भी y2 का ही बेटा है और x3 भी y2 का ही बेटा है, एक फादर के दो बेटे हो सकते हैं लेकिन एक बेटे के दो फादर नहीं हो सकते, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, ये एग्जांपल है, एक बेटे के दो फादर नहीं हो सकते, एक फादर के दो बेटे हो सकते हैं, उधर से डाइवर्जिंग रे निकल सकती है, उधर से v वाला जो स्ट्रक्चर है बन सकता है, लेकिन इधर से नहीं बनेगा, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन दिस केस द x4 हैव टू इमेजेस, क्या क्या इमेजेस है वो, ठीक है, क्या में x4 के ऊपर क्या बन रहा है, y5 मतलब f x4 की टू इमेजेस होंगी, y एक तो है y5, इन दिस केस x4 हैव टू इमेजेस इन सेट b एंड y3 एंड y5, ठीक है। x4 की एक दूसरी इमेज होगी, क्या होगी, y3, ठीक है, वो x4। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस एलिमेंट की दो यहाँ से v बन जाए, दो इमेजेस हो जाए, सेट a के एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर दो इमेजेस बन रही हैं, ठीक है, fx4 इज इक्वल्स टू y5 एंड fx4 इज इक्वल्स टू y3, टू इमेजेस बन रही है। तो इन दिस केस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप समझ गए हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन से इधर से कोई भी डाइवर्जिंग रे नहीं बननी चाहिए, दो इमेजेस नहीं बननी चाहिए, चाहे उधर के किसी एलिमेंट की दो इमेजेस बन जाए, x2 भी y2 पे कनेक्ट है, x3 भी y3 पे कनेक्ट है, ठीक है। ग्राफिकली देखते हैं फंक्शन क्या होगा, ग्राफिकली फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि ग्राफिकली हमें फंक्शन को कैसे शो करना है, ग्राफिकली कैसे दिखाना है कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, फंक्शन कैसे कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन इज पैरेलल टू y एक्सिस कट्स द ग्राफ एट मोस्ट वंस, ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पर कट कर रहा हो, देन इट इज फंक्शन, अदरवाइज नॉट, तभी वो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। यदि मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, मैं दो एग्जांपल कराऊंगा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट अगेन, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मतलब है अपवर्ड पैराबोला, इसमें क्या बनता है, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। इसने क्या कहा है, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, मेरे को एक लाइन खींचनी है जो y एक्सिस के पैरेलल खींचनी है, ठीक है, जहां पे एटमोस्ट वंस टाइम यहाँ पर ग्राफ कट कर रहा है, सपोज करो यहाँ पे वैल्यू है 1, x के ऊपर जो वैल्यू है वो कितनी है 1, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल रही है 1, अगर x बराबर 1 पर
y की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। अब आप बोलोगे सर पैरेलल जो लाइन है वो तो इस तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, या कर सकते हैं, इधर 1 टाइम कट कर रही है, इधर -1 है, ठीक है, इधर -1 है, पैरेलल कर रहे हैं तो ये भी यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। x इज इक्वल टू यदि -1 हम रख रहे हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है। मतलब x की दोनों वैल्यू पर जो हमको रिजल्ट मिल रहा है, जो इमेज मिल रही है, वो क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, एटमोस्ट वंस, एक पॉइंट पर कट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर x की यहाँ पर क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू जो y वैल्यू मिल रही है 1, जो कि fx होता है, उनको मिलती है, ठीक है, y की वैल्यू 1 मिल रही है। इन दिस केस यदि इधर साइड देखें, नेगेटिव साइड पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल को लाइन खींची जाती है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -1, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी मिल रही है बराबर 1, सेम इमेजेस मिल रही है। अब देखिए यदि मैं इसको मैपिंग डायग्राम के थ्रू करता हूँ, ठीक है, इधर की साइड में a मान लूं या b मान लूं, चलो ग्राफिकली देखते हैं, मैपिंग डायग्राम के थ्रू, मैपिंग, ठीक है, ये ऐसा लिखना होता है मैपिंग डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे क्या मिला है -1 और 1, सपोज करो x से y की ओर, जो फंक्शन डिफाइन है x से y की ओर डिफाइन है, ठीक है, इन दिस द फंक्शन इज डिफाइंड x टू y, जैसे x से y की ओर डिफाइन है तो -1 और 1 की y में क्या इमेज मिल रही है 1 मिल रही है। y इमेज क्या, ये भी इसके साथ जाकर रिलेट कर रहा है, ये भी इसके साथ जाकर, इधर से डाइवर्जिंग रे तो नहीं बन रही है ना, दो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1 और -1 की सेम इमेजेस मिल रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, उधर से इधर से डाइवर्जिंग रे नहीं बननी चाहिए, उधर से भले ही बन जाए। तो इन दिस केस फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, द फंक्शन इज एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इन दिस केस यहाँ पे क्या करेगा, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ग्राफ एट मोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पर कट कर रहा है और दो डिफरेंट वैल्यूज पर सेम इमेजेस मिल रही है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इन दिस केस यहाँ पर क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनता है, y डैश y। इसमें भी वही कंडीशन चलने वाली है, एटमोस्ट ग्राफ किस पे कट करना चाहिए, एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए। ये पैराबोला है, आपको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है, पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला बोला जाता है, आप शायद जानते भी, अपवर्ड पैराबोला। आगे आप कोनिक सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे इनको, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इन सबको पढ़ेंगे। मैं एक लाइन खींचता हूं जो पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल होगी, अरे पैरेलल सी नहीं, चलो कोई नहीं, ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर कट करिए, लेकिन उसने तो फंक्शन के अंदर कहा यदि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो ग्राफ कट एटमोस्ट वंस, ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पर कट करना चाहिए, देन इट इज फंक्शन, अदरवाइज नॉट। यदि एक पॉइंट पर कट करेगा तो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर तो जो ग्राफ 2 टाइम्स कट कर रहा है, इसी ग्राफ में 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक तो पॉइंट हो गया ये, यदि मैं मान लेता हूँ एक हो गया ये, ठीक है। एक्स की सपोज करो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 1, ठीक है, x की वैल्यू है 1, यहाँ पर कितनी वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे तो 1 मिल रही है y पे, और यहाँ पर कितनी वैल्यू मिल रही है, जहाँ पर ग्राफ कट कर रहा है -1 मिल रही है y की वैल्यू। तो सेम यहाँ पर क्या बने, डाइवर्जिंग रे, एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस बन रही हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि x4 की कितनी इमेज बन रही थी, 2 इमेज बन रही, y3 एंड y5। यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1 की, ऊपर देखा जाए x इज इक्वल टू 1, क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 1, fx इज इक्वल टू, इसमें देखा है 1, fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है -1, y की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पर -1, वहां पर कितनी है 1। तो मैपिंग डायग्राम के थ्रू यदि देखा जाए, मैपिंग डायग्राम इज ये रहा, द फंक्शन इज डिफाइन x टू y, यहाँ पे देखा जाए x से y की ओर फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 है और -1 है। यहाँ पर x की 2 रे निकल रही हैं, डाइवर्जिंग रे बन रही है। इन दिस केस द वन हैव 2 इमेजेस, -1 और 1। जो x के पास एलिमेंट है, जो इधर एलिमेंट है, डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है, उसकी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस बन रही है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। इधर से क्या बन रही है, डाइवर्जिंग रे बन रही है, v बन रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा हो जाता है कि सेम एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेजेस बन रही है तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है, fx इज इक्वल टू क्या बन रहा है, एक तो y की इमेजेस बन रही है 1 और fx इज इक्वल टू एक बन रही है -1, 2 इमेजेस बन रही है। सो
द गिवन फंक्शन ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट, इसके अंदर जो क्या है फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन दिस केस ये क्या करेगा, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर एक ही पॉइंट की दो इमेजेस बन रही है, वहां पर दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेजेस बन रही थी। जैसे मैंने आपको बताया था ये फादर का कलेक्शन है, ठीक है, ये सन्स का कलेक्शन है। यहाँ पर एक फादर्स के दो बेटे हो सकते हैं, लेकिन एक बेटे के दो फादर नहीं हो सकते, ठीक है, एक लड़के के दो फादर नहीं हो सकते। तो इस केस से आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर ये पैराबोला, जैसे आप इक्वेशन पढ़ेंगे, पैराबोला की इक्वेशन पढ़ेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर यदि होता है, यहाँ पे ऐसे पढ़ा जाता है 4ax, कोनिक सेक्शन के अंदर आप पढ़ते हैं तो ऐसे वाला पैराबोला बनता है। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। जो इक्वेशन है यदि y में चल रही है तो y अपवर्ड इधर y के ऊपर पैराबोला बनता है, और ये जो 4ax x में है तो ये x के ऊपर पैराबोला बनता है। इधर भी बनता है, उसमें माइनस आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाए तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो फंक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि फंक्शन कैसे एग्जिस्ट करता है, फंक्शन कैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, डाइवर्जिंग नहीं बननी चाहिए सेम एलिमेंट्स की। तो आज का जो आपका लेक्चर है दो माय डियर फ्रेंड्स यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, कि फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, डिफरेंट टाइप के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यदि फंक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप हमारे कमेंट यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर हम उन डाउट को एक स्पेशल सेशन लेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।